द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आज बारामूला के मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जावेद हसन बेग साहब। बेग साहब एमएलए रह चुके हैं और अपने इलाके के प्रोमिनेंट सियासतदान हैं। बेग साहब, आपने भी तबसरे सुने होंगे बिलावल साहब के गोवा विजिट के हवाले से। तो एक स्टेटमेंट जो मुझे उनकी फेवर में मिली, पाकिस्तानी अखबार है नवाए वक्त, उसमें थी अब्दुल हमीद लोन साहब हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया कि बिलावल ने ये कहा कि कोई समझौता नहीं होगा, और उनके इस बयान से कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ गई। तो आप जानते हैं अब्दुल हमीद लोन साहब को? क्या ये एपीएचसी के लीडर हैं? कौन हैं? मैं आपका मशहूर हूँ। ये जो अब्दुल हमीद लोन साहब हैं, ये मेरे लिए एक नाम है जिसको मैं नहीं जानता। और अगर आप अपने सर्कल से मालूम करें कि जम्मू कश्मीर की सियासत में ये कोई शख्स है जिसकी कोई अहमियत है, तो आपको नफी में जवाब मिलेगा। ये या तो कोई फर्जी नाम है या कोई ऐसा नाम फर्द है जिसकी सियासत में अब शुरुआत हुई है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है और फिर पाकिस्तान के किसी अखबार ने इसको स्पेस दे दी है। इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं। तो अदरवाइज क्या तबसरा है आपका? बिलावल साहब का ये दौरा जो है इस तरह से खत्म क्यों हुआ, इतना एक्रीमोनियस तरीके से? देखें, इसके दो पहलू हैं। इसका एक पहलू ये है कि पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट करता था बिलावल भुट्टो साहब के जो दौरा है इस कॉन्फ्रेंस में, इस ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में आने का, पाकिस्तान की इसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस थी। दूसरा ये है कि जो हमारी हुकूमत है उसका रवैया क्या रहा है। जहां तक पहले नुक्ते का ताल्लुक है कि पाकिस्तान की इससे क्या एक्सपेक्टेशन थी, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि जब बिलावल भुट्टो साहब ने फैसला किया कि वो यहाँ आए, तो क्या उन्होंने कोई होमवर्क किया था, क्या ग्राउंड पे कोई काम हुआ था? क्योंकि जो हमारा माजी है, हमारे माजी में जितने भी दौरे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान की लीडरशिप ने किए हैं वो हिंदुस्तान आकर, या हमारे मुल्क की क़यादत ने पाकिस्तान आकर जो दौरे किए हों, उसके बाद जो सियासी दौरों के जितने भी नतीजे सामने आए, उनके पीछे फिर दहशतगर्दी के वाक़ात रूनुमा हुए। चाहे आप करगिल को ले लें, वाजपेयी साहब के दौरे के बाद हुआ, नवाज शरीफ साहब के घर गए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शादी में अफगानिस्तान से, तो पठानकोट हो गया, हमारी पार्लियामेंट पर हमला हो गया, पंजाब की मिलिटेंसी को देखें, उसको फिर उभारने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त बॉर्डर पे वाक़ात रूनुमा हो रहे हैं, इनको जब आप नजर में रखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने कोई होमवर्क नहीं किया था। खासकर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी, एक किसी खास एक टेररिस्ट के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने दो बड़ी गलतियां की है। निहायत ही अदब के साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि हम बड़ी इज्जत की नजर से देखते हैं, जो भी मुल्क हो उन मुल्कों को इज्जत की नजर से देखते हैं, सियासतदानों को और मिनिस्टर्स को हम इज्जत की नजर से देखते हैं। तो उन्होंने अदबन दो बहुत बड़ी गलतियां की। एक गलती ये उनकी थी कि उन्होंने हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, जो 140 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कंपैरिजन एक ऐसे आदमी से किया जिसको दुनिया टेररिस्ट मानती है। दूसरी उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने उनको जिन अल्फाज से मैं वो अल्फाज कहना भी मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मजबूर हूं कि मुझे कहना पड़ रहा है, कि उन्होंने बूचर ऑफ गुजरात कहा। तो जब आप इस लेवल पर ये आप एक सियासतदान किसी सियासी जलसे में तकरीर नहीं कर रहा था, आप यूनाइटेड नेशंस में गए हुए थे और वहां सवालों के जवाब दे रहे थे। आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक मुल्क जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उसके फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से आप बात कर रहे हैं। दुनिया की तारीख में सिर्फ 2 मिनिस्ट्रियां ऐसी मानी जाती हैं जहां
अल्फाज के इस्तेमाल की वजह से या तो इंसान के रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं। वो शेख सादी ने कहा है कि मैं अपने खामोशी पर कभी नहीं पछताया हूँ, मैं जब भी पछताया हूँ अपने बोलने पे पछताया हूँ। तो भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जब बात करनी हो दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो ये जहन में रख के करना चाहिए कि दो प्राइम मिनिस्टर्स ही इन मुल्कों को या दुश्मन बना सकते हैं या दोस्त बना सकते हैं। और जब आपका फॉरेन मिनिस्टर कोई बात करता है तो उसको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि हालात चाहे कितने कशीदा हो, दुश्मनी की सतह चाहे कितनी ज्यादा क्यों ना हो, आपकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का मकसद ही ये होता है कि वो हालात को उस नेज पे लेकर आए, इस तरह से इस्तवार करे ताकि दो मुल्कों के दरमियान जो दुश्मनी है उसको इतना कम कर दिया जाए कि बातचीत के लिए एक राह हमवार हो सके। अगर आप इस तरह के हर्डल्स क्रिएट करेंगे, इस तरह की डिसरेस्पेक्ट शो करेंगे, इस तरह की एरोगेंस शो करेंगे और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप उसी मुल्क का दौरा करेंगे और आपको उस मुल्क में प्रोटोकॉल भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी, तो फिर आप, मेरा अंदाजा है कि सियासत में अभी बालिग नहीं हुए हैं, आपको मैच्योर होना पड़ेगा। जहां तक उनके प्रोटोकॉल का ताल्लुक है, उनको फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। जहां तक इज्जत का ताल्लुक है, तो इज्जत का ताल्लुक भरोसे के साथ होता है, एतबार के साथ होता है। जिस मुल्क पर आप एतबार करते हैं, जिस मुल्क पर आप भरोसा करते हैं, उसी मुल्क के लोगों के साथ आपका रिश्ता इज्जत और विकार का होता है। इज्जत और विकार के मामले में अगर कोई कमी पेशी रह गई है, तो आज पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तान के रिफॉर्मर्स, जितने भी लोग हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गलत हुआ। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। क्या सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता? क्या सारी दुनिया पाकिस्तान को भरोसे और इज्जत की नजर से देखती है और सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान को इज्जत और भरोसे की नजर से नहीं देखता? तो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, अपने आप का मुहासबा करने की जरूरत है, अपने रवैये पर गौर खोज करने की जरूरत है। आपकी चैनल पर मैंने कई लोगों को सुना है बोलते हुए, पिछले दिनों एक इस्लामी प्रोफेसर डॉक्टर आपने लाए हुए थे, जो मौसीकी के बारे में भी बात हुई और फिर वो कहते थे कि एक वक्त होगा सारा हिंदुस्तान उनके कब्जे में होगा। तो जब आप इस तरह के आपके इंटेलेक्चुअल्स होंगे या इस तरह की आपकी मजहबी सोच होगी, तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा मुल्क जो आपसे 7 गुना बड़ा मुल्क हो और जिसमें आपसे ज्यादा मुसलमान हो, और वो मुल्क आपको कितनी देर बर्दाश्त करेगा। 1947 से लेकर आज तक ये मुल्क सिर्फ बर्दाश्त करता आया है। लेकिन अगर आगे मौका मिला तो मैं आपको तफसील बताऊंगा कि अब इस मुल्क की स्ट्रेटेजी आपके हवाले से क्या है। तो आपको अब गौर खोज करना पड़ेगा कि अगर दुनिया आपको भरोसे की नजर से नहीं देखती है, तो वो सारी दुनिया उसकी कसूरवार है या आपके अंदर कुछ खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। जी जी बेग साहब, आपने बात की एक मशहूर टेररिस्ट की, वो मेरा ख्याल है आपका इशारा उसामा बिन लादेन की तरफ था, जिनके साथ कंपैरिजन किया। और सर, जिन जिन प्रोफेसर साहब का आपने इंटरव्यू का हवाला दिया, वो हैं साजिद खाकवानी साहब। उनका मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने कुछ अजीबोगरीब बातें की। अच्छा सर, इमरान खान ने भी जो है ना इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की मुजम्मत की, उनको कंडेम किया कि उन्होंने बहुत एरोगेंट बिहेवियर रखा। तो इमरान खान की खुद भी जो स्टेटमेंट्स थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो अनडिप्लोमेटिक होती थी और हमारे हार्ड लाइन रेपुटेशन रखने वाले कुछ एम्बेसडर्स ने भी उनको क्रिटिसाइज किया था कि एक प्राइम मिनिस्टर को दूसरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब उन्होंने इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया है कि उनकी टोन जो थी वो एरोगेंट थी। तो आप कैसे जवाब देंगे इस आर्गुमेंट का? देखें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि कोई शख्स बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, आर्टिकुलेट हो सकता है, लेकिन
पॉलिटिकल विजडम जो है ये एक और चीज है। पॉलिटिकल विजडम सबके अंदर मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं इमरान खान साहब जो हैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन जब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब हमें आखिरी हद पर आप ले जाएंगे तो हम न्यूक्लियर वार करेंगे, और न्यूक्लियर वार के असरात सिर्फ हिंदुस्तान पे और पाकिस्तान पे नहीं होंगे बल्कि सारी दुनिया पे होंगे। तो आप इस स्टेटमेंट को जरा कभी इस पर गौर करें कि इससे जो पाकिस्तान की हवाले से सारी दुनिया में मैसेज गया वो ये गया कि पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है जो न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करने की बात करता है। तो ये एक गैर मामूली स्टेटमेंट थी जिससे पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है उसका अजाला करना बहुत ही नामुमकिन है। और उसके बाद अगर कोई आप पर भरोसा करता है या इमरान खान साहब पे भरोसा करता है तो मुझे बहुत ही दुश्वार नजर आता है, एक बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दे दी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में कि जब छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाएं, तो जब आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को छोटा कह दें उसका मतलब यह है कि आप खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। तो फिर छोटे और बड़े के दरमियान बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सो आपने वो दरवाजे बंद कर दिए ये कंपैरिजन करके। तीसरी बात जो इमरान खान साहब की है, जो उन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया है, और उसमें जो कच्ची कसर बाकी बची थी वो आपके फॉरेन मिनिस्टर ने डाल दी। वो ये कि 370 और 35A जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं करता तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो आपने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। एक तरफ आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जो यूनानिमस डिसीजन लिया उस वक्त सारी पार्टीज ने, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं था, ये डीप स्टेट इन्वॉल्व थी, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसमें तमाम एजेंसीज इन्वॉल्व थी। ये आखिरी हरबा था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी की सूरत हाल में उन्होंने ये कर दिया, और उसके नताइज पे जब बात आएगी तो जरूर करेंगे। तो आप ये तवक्का रखते हैं कि जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने दोनों हाउसेज ने ये किया हो और जिससे जम्मू कश्मीर में अमल दरामद भी हो गया हो, आपके कहने पे वो उसको रिवर्स करेंगे ताकि आप बातचीत करें? बातचीत की जरूरत आज पाकिस्तान को है कि बातचीत की जरूरत आज हिंदुस्तान को है? क्या हिंदुस्तान इतनी कमजोर पोजीशन पे आ गया है, उनकी इकोनॉमी इतनी कमजोर है, उनकी मिलिट्री इतनी कमजोर है, उनके बाहर के ममालिक के साथ रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं, वो पाकिस्तान के सामने और दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमें कोई स्पेस देते सांस लेने की? अगर आपको नजर आता है कि हिंदुस्तान इतना मजबूर है, तब भी ये तवक्का न रखें कि पार्लियामेंट का जो फैसला है वो रिवर्स होगा। तो हिंदुस्तान के कद में पिछले कई सालों से न सिर्फ इजाफा हुआ है, हिंदुस्तान की इक्तिसादी ताकत में इजाफा हुआ है, हिंदुस्तान की मिलिट्री ताकत में इजाफा हुआ है, हिंदुस्तान के सारे दुनिया के अंदर असर रसूख में इजाफा हुआ है। इन हालात में अगर आप राइडर्स रखेंगे कि हिंदुस्तान पहले हमारी ये बात मान ले कि 370 और 35A को रिवर्स कर दे फिर हम बातचीत करेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने और आपके फॉरेन ऑफिस ने खुद को एक ऐसी एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाल दिया है और ऐसे राइडर्स लगा दिए हैं कि आने वाली हुकूमतें जब उसको हटाने की कोशिश करेंगी तो मुल्क में उसका एक रिएक्शन होगा कि आपके यहाँ जो नैरेटिव्स आप बनाते हैं, नैरेटिव के बारे में, टू मेक ए नैरेटिव इज एन इजी थिंग बट टू अनडू इट इज नॉट इजी। ये आप जब नैरेटिव, आपने जो पाकिस्तान में नैरेटिव्स बनाए हुए हैं उनको आप अनडू नहीं कर सकते हैं। आप के मुल्क ने खुद को ऐसी जंजीरों में जकड़ रखा है कि आपको किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपके तो अंदर इतने दुश्मन हैं आपके नैरेटिव्स की वजह से कि आप उसमें से बाहर आ नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को वो कहते हैं ना, वो रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, बैड ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, मजहबी जमातों को, एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री को बैठना पड़ेगा, ये मोबाइल ये बंद रखने पड़ेंगे, मीडिया को इकट्ठा करना पड़ेगा और सोचना कि जो कर रहे हैं वो, जो कह रहे हैं वो,
जब उसकी मार्केटिंग वो अपने मुल्क की एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में नहीं कर सकते, तो वो कैसे तवक्का रखते हैं कि दुनिया उन पर भरोसा करे और हिंदुस्तान उनकी डिक्टेशन पर अमल करे। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा है जो जिस स्टेज पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जा रही है और जिस स्टेज पर इस वक्त पाकिस्तान, जिस सफर पे पाकिस्तान रवा दवा है, ये मुल्क कैसे कायम रहेगा, किस तरह कायम रहेगा, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, दुनिया में इसको किस नजर से देखा जाएगा। तो ये आपके लिए एक सवालिया सवाल है जिसका जवाब आपको अपने समाज के अंदर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा बेग साहब, 370 और 35A का जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कि 370 के हटने से क्या फवायद हुए, क्या नुकसानात हुए, और क्या ये दुरुस्त है कि ये 1952 में इंसर्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 370? नहीं, ये जो 370 था इसको पहले 306A कहते थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुई तो उस वक्त ये आर्टिकल 306A था। बाद में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे मुल्क का आईन पास किया तो इसको 370 रखा गया और आर्टिकल 370 को रख दिया गया टेम्परेरी प्रोविजन कि इसके बारे में जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फैसला करेगी कि वो इसको परमानेंट करवाना चाहती है या इसको हटा देना चाहती है। तो फिर जब हिंदुस्तान का आईन, हमारे मुल्क का आईन पास हो गया तो ये 370 टेम्पररी प्रोविजन था। जम्मू कश्मीर का आईन 1956 में पास हुआ और जम्मू कश्मीर का आईन जब पास हुआ तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 370 पर अपनी कोई राय नहीं दी। तो चूंकि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी कोई राय नहीं दी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके पार्लियामेंट में एक फैसला किया कि चूंकि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पर साइलेंट रही है, इसलिए अब इसको हटाने का वक्त आ गया है ताकि जो जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट यूज करते हैं आर्टिकल 370 को, कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ पूरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इससे अलहदगी पसंदों की हौसला अफजाई होती है, मिलिटेंसी बढ़ती है, हड़ताल कल्चर बढ़ता है। तो इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये गलतफहमी खत्म हो जाए लोगों की कि जम्मू कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर के मुल्क के साथ जो आर्टिकल 370 के जरिए हमारा रिश्ता था वो 5 अगस्त 2019 को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए एक टेम्परेरी प्रोविजन को हटा दिया गया। तो उसके बाद अब आर्टिकल 370 नहीं है। जहां तक आप वो 52 की बात करते हैं वो 35A है। आर्टिकल 35A 54 में इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसमें पार्लियामेंट की कंसेंट नहीं ली गई थी। ये भी एक तरह का टेम्परेरी प्रोविजन था। ये हमारी जॉब्स को प्रोटेक्शन देता था और हमारी लैंड को प्रोटेक्शन देता था कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी जॉब्स होंगी वो जम्मू कश्मीर के लोगों पे उसका इख्तियार होगा और जम्मू कश्मीर की जो जमीनें हैं उस पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का इख्तियार होगा। अब ये दोनों प्रोविजन नहीं है, ना आर्टिकल 370 है ना आर्टिकल 35A है। और इन दो के हटने के बाद टेररिज्म जो है वो बहुत हद तक खत्म हो गया है। अब कहीं अक्का दुक्का वाक़ात जो है वो रूनुमा होते हैं, बाकी इसका जम्मू कश्मीर की सियासत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि जम्मू कश्मीर में पहले से हालात बेहतर हैं। जम्मू कश्मीर में अब पहले से वो हड़ताल कल्चर खत्म हो गया, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रेलेवेंस खत्म हो गई, सेपरेटिस्ट का जो सिक्का चलता था वो खत्म हो गया, तामीर और तरक्की जो है वो कहीं बेहतर है पहले से। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसके हवाले से दो सोचें हैं। एक सोच ये है कि ये हमारे साथ एक धोखा हुआ है क्योंकि ये हमारे साथ वादा था जिसकी बुनियाद पर हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया था। दूसरी सोच ये है कि इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैल रही थी। इसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ जाती थी कि जंग की सूरत हाल हो जाती थी। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दो सोचें हैं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की तरफ से लोग लड़ रहे हैं इस पे कि ये एक गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला किया है पार्लियामेंट ने, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा वो बाइंडिंग होगा।
वो सबको काबिल कबूल होगा, क्योंकि हमारे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी क्रेडिबिलिटी पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा बेग साहब, पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि 370 को हटाने से पहले जरूरी था कि कश्मीर की असेंबली जो है वो एक कंसेंट देती, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ही की खिलाफ वर्जी की गई कि उस असेंबली को उस वक्त इसका वजूद ही नहीं था, तो उसको कंसल्ट नहीं किया गया और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी थी। और कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ऑन बोर्ड नहीं थी, वो तो अपोज कर रहे थे ना इस रिपील को। ना ना ना, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि ये जो वर्ड स्टेट वहां यूज किया गया है कि स्टेट जो है, स्टेट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी कि 370 को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो स्टेट उस वक्त यहाँ गवर्नर राज था, तो गवर्नर ने यहाँ से समरी बनाकर भेजी कि इसको हटा दें। तो अब सुप्रीम कोर्ट पे जो केस चल रहा है वो इसी बात पर है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इख्तियार था या जम्मू कश्मीर स्टेट का इख्तियार था। केस इसी पे चल रहा है। तो ये आपके पहले नुक्ते का जवाब है। जहां तक दूसरा आपने ये कहा कि कांग्रेस, तो कांग्रेस ने वोट दिया जनाब, उन्होंने अपोज किया, वो तकरीरें उन्होंने की, लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो कांग्रेस ने और सारी जमातों ने मिलकर आर्टिकल 370 के खिलाफ वोट। अच्छा, 370 की रिपील से एक चीज तो मैंने जो पढ़ी कहीं कि वो ये था कि अगर कोई कश्मीरी लड़की किसी गैर कश्मीरी से शादी करती थी तो उसका इनहेरिटेंस का राइट खत्म हो जाता था, और दूसरा जो था कि वहां पे इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आती थी। तो अब जो है यूएई की कंपनी है इमार, वो सुना है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है कश्मीर में, तो उससे पहले क्या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी? अभी क्या लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हैं कश्मीर में? देखें, जो ये एक फैसला हुआ है इसके दूरस्थ नताइज होंगे। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसके जो इक्तिसादी फायदे कितने होंगे, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, अभी हमारा G20 समिट होने वाला है। तो हम ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता रियासतों में से एक होगी, क्योंकि 30 साल के बाद अब टूरिज्म टेकअप कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है, जो पैसा मुल्क का यहाँ जो बजट हमारा होता है अब वो जमीन पर खर्च हो रहा है। पहले पैसे सरेंडर हो जाते थे क्योंकि हड़ताल कल्चर था, मिलिटेंसी बहुत ज्यादा थी, हर दिन लड़ाई झगड़े होते थे, महीनों महीनों हड़तालें होती थी, तो वो सारा कुछ खत्म हो गया। तो अब सूरत हाल बदली हुई है। इस बदली हुई सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि और 5 या 10 साल में जम्मू कश्मीर की एक नई सूरत आपको नजर आएगी। ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुझे ये लगता है कि इसी तरह अगर टूरिज्म हमारा फ्लरिश करता रहा तो ये एशिया की बेहतरीन तरक्की याफ्ता रियासतों में से एक हो। बेग साहब, शुजात बुखारी एक मशहूर जर्नलिस्ट थे कश्मीरी, वो लाहौर से छपता है, एक हमारा मैगजीन है द फ्राइडे टाइम्स, नजम सेठी वाला, उसमें भी लिखा करते थे। तो उन्होंने एक दफा सैयद अली गिलानी की एक स्टेटमेंट के हवाले से एक आर्टिकल लिखा, जिसमें अली गिलानी ने 2015 में कहा था कि द पीपल ऑफ कश्मीर हैव फेल्ड देयर लीडर्स एंड नॉट वाइस वर्सा, यानी कश्मीर के अवाम ने मायूस किया है कश्मीर के लीडर्स को, और ये बात दुरुस्त नहीं है कि लीडर्स ने मायूस किया अवाम को, यानी वो अवाम को दोष दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने अपने लीडर्स को डिसअपॉइंट किया, उनको मायूस किया। तो आप कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? ये जो मरहूम, मैं उनको शहीद कहता हूँ, शुजा बुखारी साहब, ये मेरे हमसाया गांव क्रीरी, मेरे गांव से कोई 15-20 मिनट की दूरी पे वाक़ा है इनका गांव। ये वहाँ के रहने वाले हैं। शुजा बुखारी साहब बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, अदब के साथ बड़ी दिलचस्पी रखते थे। इनका अखबार होता था राइजिंग कश्मीर, इनका एक न्यूज़पेपर आज भी है। बदकिस्मती से इनको एक पाकिस्तान से एक टेररिस्ट आया था, तो
ईद से एक दिन पहले उसने इनको मार दिया। ये पाकिस्तान से आया था एक टेररिस्ट, उसने अच्छा, इनका कत्ल किया। सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारे यहाँ तो मैंने पढ़ा किसी अखबार में कि इल्जाम ये लगा था कि इंडियन आर्मी ने उसको मार दिया या इंडियन गवर्नमेंट ने उसको मरवा दिया। ये अब्दुल गनी लोन साहब को मारने का इल्जाम भी कहा गया कि इनको इंडियन आर्मी ने मारा। मौलवी उमर फारूक साहब जो थे, मौलवी फारूक है इनके वालिद साहब, उनको मारने का इल्जाम भी उन्हीं पर लगा दिया गया। तो यहाँ डॉक्टर खोरू को मारने का इल्जाम भी उन्हीं पर लगा दिया गया। हालांकि कश्मीरी सारे जानते हैं कि यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स की कत्लो गारत हुई है, उसमें किसका हाथ हुआ है? जिसने भी मिलिटेंसी को चैलेंज किया, जिसने भी पाकिस्तान को कहा कि रिस्ट्रेन करें, बंदूक मत भेजें, हमारे नौजवानों को इस रास्ते पर लेकर मत जाएं, जो काम आपकी आर्मी नहीं कर सकती है वो हमारे ये 20 साल नौजवान क्या कर पाएंगे, इनको इस रास्ते पर मत डालें, उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया। हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को मार दिया गया, हजारों की तादाद में मार दिया गया। हमारी पार्टी के कई लीडर्स को मार दिया गया, एमएलए को मार दिया गया, मिनिस्टर्स को मार दिया गया। तो कभी शकील साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करें और देखें यहाँ पे पाकिस्तान की आई हुई बंदूक ने जो बर्बादी की है, जितने घर बर्बाद किए हैं। अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान को हिदायत दे और अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता करे कि वो समझ सकें कि जब आप किसी का घर उजाड़ते हैं तो अल्लाह के यहाँ देर जरूर होती है, लेकिन इंसाफ जरूर होता है। आज जो आप भुगत रहे हैं ये आपका अपना बोया हुआ है। तो बहरहाल मैं इतना ही कहूंगा, मेरी अपनी जिंदगी को भी खतरा है और खतरा भी पाकिस्तानी से है, तो क्योंकि सच बोलने की कीमत अदा करनी पड़ती है किसी न किसी सूरत में। तो मैं अपनी जिंदगी को अल्लाह के भरोसे पे सच की बात कहता हूँ और करता हूँ। तो मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान से कि मेहरबानी करके लोगों के घर उजाड़ना बंद करें। आप इस्लाम के नाम पे जो करते हैं ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये इससे इस्लाम बदनाम होता है, अल्लाह के सामने आपको जवाबदेह होना है। तो जहां तक सैयद अली शाह गिलानी साहब का ताल्लुक है, वो उनका ताल्लुक जमात इस्लामी के साथ था। फिर एक स्टेज ऐसा आया कि जमात इस्लामी ने उनसे दूरी कर ली और उन्होंने जमात इस्लामी से दूरी कर ली, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी जम्मू कश्मीर में यहाँ सेपरेटिस्ट को और हुर्रियत को मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नेगोशिएट करके हिंदुस्तान के आइन के अंदर एक सोल्यूशन का जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, उसको गिलानी साहब ने सबटाज किया। क्योंकि गिलानी साहब एक्सपेक्ट करते थे कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगी, डिवाइन, और आप अंडरस्टैंड करते हैं डिवाइन इंटरवेंशन से मेरी क्या मुराद है। वो ये समझते थे कि एक डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगी और पाकिस्तान की फौज कशी हो जाएगी, जहाद हो जाएगा, तो फिर जम्मू कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। तो इस वजह से जो लोग गिलानी साहब के साथ इख्तिलाफ रखते थे, उनको वो ट्रेटर समझते थे, गद्दार समझते थे। तो गिलानी साहब का अपना एक नुक्ता नजर था। बहरहाल तारीख जो है, आने वाला वक्त 100 साल, 200 साल, 300 साल एक वक्त होगा कि तारीख जब जज करेगी तो तारीख सबके साथ इंसाफ करेगी, और तारीख सबके साथ इंसाफ करती है। 370 के हटने से जो फवायद हैं उनकी क्या नौयत है? एक तो चले हमने बात कर ली कि इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई है। दूसरा जो था, कश्मीर की जो लड़की कश्मीर से बाहर शादी करती थी तो उसका इनहेरिटेंस का राइट खत्म हो जाता था। और इसके अलावा क्या फवायद हुए हैं? अब क्या 5G जो है वो कश्मीर में अवेलेबल है? नहीं, 5G वगैरह ये तो जहां तक इन टेक्नोलॉजीज का ताल्लुक है, ये तो पहले भी थे, बेहतर हो रहे हैं। अगर आप मुझे कहें कोई एक चीज जिसको मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी देन हुई है 5 अगस्त के बाद की, तो वो है जम्मू कश्मीर में उसको आप तीन नुक्ते में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पहला नुक्ता ये है कि जम्मू कश्मीर में अब अमन है। अब जम्मू कश्मीर में अगर कहीं पर कोई मिलिटेंसी का वाक़ा होता है, वो लोकल लेवल तक ही कन्फाइन रहता है, उसके रिपरकशंस पूरी जम्मू कश्मीर में आपको नजर नहीं आते, हड़तालें नजर नहीं आती, वायलेंस नजर नहीं आता।
इक्का दुक्का वाक़ात हो जाते हैं, वो कन्फाइंड रहते हैं उसी लोकेलिटी तक भी, बल्कि उसी घर तक जिस घर में ये वाक़ा रूनुमा होता है। एक दूसरा ये रियलाइजेशन है अवाम में कि हमने अपने 30 साल ज़ाया किए, अब हम मज़ीद अपने समाज को बर्बादी की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। इसी मुल्क के साथ हमने जीना है, इसी मुल्क में हमने जीना है, इसी मुल्क में रहकर हमने अपने लिए रास्ते तलाश करने हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये हुआ है कि जम्मू कश्मीर के जो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है, और जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके बहुत ज्यादा एवेन्यूज खुल गए हैं। हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी, जम्मू कश्मीर में खुशहाली होगी, और आने वाला जो वक्त है उसमें मुझे अपने जम्मू मुल्क का भी और अपने जम्मू कश्मीर का भी, जब मुल्क तरक्की करता है तो फिर हमारी रियासत भी तरक्की करेगी, तो इसका मुस्तकबिल मुझे बड़ा ताबनाक नजर आता है। तो हमने हमारे यहाँ एक रियलाइजेशन है, और उस रियलाइजेशन का नतीजा ये है कि हमने अपने लिए अमन और खुशहाली और तरक्की का रास्ता ढूंढ लिया है।